हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पार्ट 2 अपना करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस का, जो कि आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 के एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकंड पार्ट में जो है क्लास 9 का सेकंड जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, इज मैटर अराउंड स्फीयर, उसके कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था उसके मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी करवा रखे हैं, और अगर आपको एमसीक्यू की प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो है मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहां से जाकर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पार्ट है उसके एमसीक्यूज की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इस मैटर अराउंड अस प्योर, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या चीजें वैलिड हैं, मतलब किन्हें कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि आपका एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट क्या है, आपका प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर एक ही तरीके के क्या होते हैं, आपके पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या ट्रू है प्योर सब्सटेंस के लिए, कि प्योर सब्सटेंस हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, तो कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा तो उसके अंदर उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपके पास आयरन का एक ब्लॉक है तो हर जगह उसका कॉम्पोजिशन जो है वो आयरन के एटम से ही बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ एन आयरन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कोरोजन, एंड इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब होता है अगर कोई भी हमारा क्या बोलते हैं मेटल है या फिर कोई भी चीज है, अलॉय है, तो अगर वो डिग्रेड हो रही है, अगर वो खराब हो रही है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसी फिनोमेना को हम केमिकल क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, और कोरोजन किसकी वजह से होता है, केमिकल चेंज की वजह से होता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक तरीके का कोरोजन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि होमोजेनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2 और सल्फर को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, होमोजीनियस बनता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि होमोजीनियस सॉल्यूशन से क्या बोलते हैं, कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है आपका, या होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, उसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उन पर जो है लाइट टकराकर स्कैटर नहीं कर सकती, जिस वजह से जो टिंडल इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है एक लेक्चर में कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब आप लाइट उससे पास कराओगे तो लाइट क्या होती है, उन पार्टिकल्स पर टकराती है और स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का मतलब फैल जाती है। ठीक है, तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। ठीक है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड में काफी बार यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज किसी को चोट लग गई, ठीक है, किसी के पास मतलब किसी को घाव हो गया है, या फिर किसी को जो है इंजेक्शन लगाना है, तो हम क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, और फिर उससे क्या करते हैं, कॉटन में लेके उसको उतने एरिया को क्लीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि कैसे बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आयोडीन एंड अल्कोहल। तो आयोडीन को जब हम अल्कोहल में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, टिंचर ऑफ आयोडीन मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आइस और एयर क्या है, होमोजीनियस इन नेचर है। क्यों? क्योंकि आइस में आपको पता है सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर तरफ क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो आइस एक तरीके का क्या हो गया, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, या फिर होमोजेनियस क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट चीज क्या आपका एयर है, तो एयर में भी आपको पता है एयर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब एयर में जितनी भी गैसेस होती हैं, सपोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इस तरीके की जो भी गैसेस होती हैं एयर के अंदर, तो आपने देखा होगा एयर के अंदर ये सारी गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ये सारी गैसेस का जो कॉम्पोजिशन है वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, एयर भी एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, और बाकी वुड और सॉइल नहीं होते, क्योंकि वुड का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो हेटेरोजीनियस के अंदर आता है। और सॉइल का भी सेम केस है, क्योंकि सॉइल में आपका पता है कि सॉइल में आपका पेबल्स भी हो सकते हैं, मतलब कंकड़ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और रेता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड एंड सी वाटर आर, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ मिक्सचर्स। ठीक है, तो ब्लड और सी वाटर दोनों ही क्या है, मिक्सचर्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में आपको पता है क्या क्या होता है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, बहुत सारे आपके हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्लाज्मा होता है, काफी सारी चीजें होती हैं ब्लड में। तो ये क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। ठीक है, और बाकी सी वाटर के, सी वाटर में भी आपको पता है कि मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, इस तरीके के मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, और साथ में क्या होता है, आपका वाटर होता है। ठीक है, तो सी वाटर और ब्लड क्या है, एक तरीके के मिक्सचर्स हैं।
फिर नेक्स्ट इज सॉल एंड जेल आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। तो सॉल और जेल क्या होते हैं, बेसिकली कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है, जो मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो सेकंड वाला जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करता है उसकी वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो अगर आपको देखनी होगी। तो कोलॉइड वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉल कैसे बनता है और जेल कैसे बनता है, ठीक है। तो सॉल के लिए याद रखना कि ये सॉलिड सॉलिड कोलॉइड होता है, यानी कि जब सॉलिड को आप सॉलिड में मिक्स करोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल बनेगा। और जेल क्या होता है, जेल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलॉइड, यानी कि लिक्विड को जब आप सॉलिड में मिक्स करोगे तब आपके पास जेल कोलॉइड बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है कि अगर आप कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो तो वाटर को जो है आप एज अ सॉल्वेंट लेते हो और जो शुगर होता है उसमें वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। मतलब जिस भी चीज को आप मिक्स कर रहे हो किसी चीज के अंदर, तो जिसको आप मिक्स कर रहे हो वो आपका सॉल्यूट होता है और जिसमें मिक्स कर रहे हो वो क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन एंड कार्बन आर, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बोरोन जो है आपका क्या है, मेटलॉइड है। मैंने आपको जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सारे मेटलॉइड्स के नाम बताए थे। अगर आपको मेटलॉइड्स के नाम नहीं पता है तो आप मेटलॉइड्स के नाम जो है गूगल से सर्च करके आप उनको याद कर लीजिए। जैसे आपका गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है, बोरॉन होता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेटलॉइड्स के अंदर आती है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसे आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो बोरॉन क्या है आपका, मेटलॉइड है, और कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है आपका, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ठीक है। आयरन मेटल को अगर आप पिघला रहे हो तो वो क्या आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। और केमिकल चेंज कब आता है, जब किसी प्योर सब्सटेंस या फिर किसी एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए क्या ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद कौन सा फिजिकल चेंज है इसमें, थर्ड वाला, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। आपने एक आयरन रॉड लिया और उसको मोड़ दिया तो उसकी खाली शेप में या ज्योमेट्री में चेंज आया, इसलिए क्या ये फिजिकल चेंज है। और नेक्स्ट क्या आपका, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, यानी कि आयरन की आपने एक तार बनाई है तो वो क्या है आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि लोहार जो होता है उसको पीट पीट के जब तार बनाएगा तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। क्यों, रस्टिंग किस वजह से होती है, जब आपका आयरन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल या फिर मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं तब आपकी रस्टिंग का प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो इनमें से ये पूछा गया कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिकेइंग ऑफ वुड, तो वुड जो होती है, लकड़ी जब सड़ती है तो वो क्या आपका केमिकल चेंज है। बेसिकली होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, तो ये वुड पर जब बैठेंगे तो ये अपना क्या करते हैं, केमिकल अटैक करते हैं, ठीक है। तो केमिकल अटैक की वजह से क्या होता है, ये डिके हो जाते हैं, ठीक है, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसे, तो डिकिंग ऑफ वुड क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज हो गया। और दूसरा केमिकल चेंज किया बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड बेसिकली क्या है, कंबशन प्रोसेस है। तो कंबशन प्रोसेस में आपको पता है, आप किसी भी चीज को चलाओगे तो CO2 प्लस वाटर जो है ये आपका रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी। तो ये क्या आपका केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। और सॉइंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी को काट रहे हैं तो वो क्या आपका फिजिकल चेंज है। हैमर ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी में जो है आप एक कील को ठोक रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सब्सटेंसेस A and B were made to react to reaction a third substance A to B according to the following reaction, ठीक है। Which of the following statement concerning the reaction are incorrect, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनमें से क्या क्या गलत है, अगर A और B को हम मिला रहे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल हमने A के लिए हैं और एक मॉलिक्यूल B का लिया है और इनको मिलाकर हमको A to B मिल रहा है, तो इसके लिए क्या इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट A to B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस A and B, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बने, जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज A और B दोनों की ही आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड लिखा है द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते, ये कंपाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। तो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एक कंपाउंड भी हो सकता है। फिर और क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट तो है नहीं, क्योंकि एलिमेंट में तो आपको पता है एक ही तरीके के आइटम्स होते हैं, A to B क्या हो सकता है, कंपाउंड ही हो सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू केमिकल स्पीशीज X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y, X plus V gives P. X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reactions. Which of the following concerning the species X, Y and P are correct, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि X और Y को हमने मिलाया
ठीक है, एज अ रिएक्टेंट, और पी जो है हमारा प्रोडक्ट बना। और उसके बाद जो है एक्स और वाई जो है सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़े जा सकते सिंपल केमिकल रिएक्शंस को यूज करके। तो एक्स वाई और पी के लिए क्या चीजें सही होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। यानी कि फर्स्ट क्या है, पी इज अ कंपाउंड, ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि आप रिएक्टेंट को, दो रिएक्टेंट को मिला रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो पी कंपाउंड है। फिर उसके बाद थर्ड वाला यानी कि एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्स एंड वाई क्या है आपका, सिंगल है, मोनो, ठीक है, मोनो एटम है, तो ये भी क्या है आपके एलिमेंट्स हो गए। और उसके बाद क्या है, फोर्थ वाला यानी कि पी हैज अ फिक्स कंपोजिशन, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी एक लॉ पढ़ रखा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन होता है, जिसमें क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो वो फिक्स कंपोजिशन में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो क्रीम को मिल्क से निकालने के लिए आप कौन सा मेथड इसमें से यूज करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली एक तरीके का आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने कोई मिक्सर लिया, मिक्सर ग्राइंडर लिया और उसमें जो है किसी चीज को चला दिया तो वो आपका सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे क्या करो, अगर आप दही लो और दही को जो है आप मिक्सर में चला दो तो उसमें से जो क्रीम है वो थोड़ी अलग हो जाती है, उससे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये जैसे फैट सेपरेट हो जाता है उसमें, और जो मिल्क होता है उसका वो अलग रह जाता है, लिक्विड फॉर्म अलग हो जाती है, सॉलिड वाली अलग हो जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये कैसे प्रोसेस है, आर बोथ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड बेसिकली क्या हो रहा है, आप आलू को अगर पका रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या है, केमिकल नेचर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। केमिकली क्या हो रहा है, उसके अंदर जो भी बॉन्ड्स वगैरह होंगे वो टूटेंगे, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, तो ऐसा क्या हो रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है। और डाइजेशन ऑफ फूड, पता है कि आपको पता है जो आपका खाना पचता है तो वो काफी सारी केमिकल रिएक्शंस जब उसमें होती हैं तभी वो पचता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के क्या है, केमिकल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है, मर्करी एंड ब्रोमीन बोथ आर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब यही ऐसे दो एलिमेंट्स हैं मर्करी एंड ब्रोमीन जो आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चन इसके कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और बाकी वीडियोस देखनी होंगी तो चैनल जो आपका प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहां से जाकर आप फर्स्ट पार्ट भी इसका देख सकते हो, और बाकी अदर पार्ट्स भी जो है वो उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना।